जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है प्राचीन भारत पे सिकंदर का आक्रमण। हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्राचीन भारत पे विदेशी आक्रमण। और पिछली क्लास में हम लोगों ने विदेशी आक्रमण के क्रम में जो पहला आक्रमण हुआ था हमारे भारत के ऊपर वो ईरानी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण में भी कौन से राजवंशों ने किया था? तो हाखामनी राजवंशों के शासकों ने भारत पे प्रथम आक्रमण किया था। तो इस टॉपिक को हम लोगों ने पिछली क्लास पे कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेकंड क्रम पे जो दूसरा आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर वो ईरानियों के बाद यूनानी आक्रमण हुआ था। तो आज के क्लास में हम लोग प्राचीन भारत पर यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे। यूनानी आक्रमण में भी किसका आक्रमण? तो सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है प्राचीन भारत पर सिकंदर का आक्रमण। हमारी क्लास का ये टॉपिक है आज, प्राचीन भारत पर सिकंदर का आक्रमण। हम लोग देखेंगे आज की क्लास में कि सिकंदर किस प्रकार हमारे भारत पे आक्रमण किया, किन किन क्षेत्रों पे आक्रमण किया और उसके क्या क्या प्रभाव हुआ, हमारे भारत के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े उसके आक्रमण का और कितने समय हमारे भारत में वो समय बिताया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक प्राचीन भारत पर सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर की आक्रमण पढ़ने से पहले हम लोग सिकंदर के नाम की विवेचना कर लेते हैं कि जो ये सिकंदर नाम है, ये सिकंदर मूल नाम सिकंदर का नहीं है। मूल नाम जो सिकंदर का था वो अलेक्जेंडर थर्ड था। तो हम लोग बेसिक रूप से अगर बात करें तो हम लोग जाने कि अलेक्जेंडर थर्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। सिकंदर नाम इसका ऐसे पड़ता है जब ये अपने साम्राज्य को छोड़ के विश्व विजय की कामना से बाहर निकलता है। निकलते हुए जब ये हाखामनी राजवंश के दारा थर्ड के साम्राज्य को जीत लेता है अराबेला के युद्ध में, तब इसको एज ए उपाधि के तौर पे इसको नाम दिया जाता है सिकंदर। तभी से इसका नाम पड़ जाता है सिकंदर। अन्यथा सिकंदर का नाम मूलभूत जो था वो अलेक्जेंडर थर्ड था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम लोग को स्टार्ट करने से पहले सिकंदर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं उसके जीवन के बारे में, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एक आध क्वेश्चन बनने की भी संभावना रहती है। तो अगर हम बात करें तो किसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं? तो हम लोग जानने जा रहे हैं अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर थर्ड के बारे में जानने जा रहे हैं, मतलब सिकंदर के बारे में जानने जा रहे हैं। अगर हम बात करें सिकंदर के जन्म की कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 बीसी बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पेलो मेलिनस में हुआ था। पेलो मेलिनस में हुआ था। यहाँ पे ली के जगह गा भी मिल सकता है, पेलू मेडिनस में हुआ था, या फिर पेलो भी कहीं कहीं पे मिल सकता है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मकदूनिया शहर में, यूरोप के मकदूनिया शहर में। कहाँ पड़ता है? तो ये यूरोप महाद्वीप के मकदूनिया शहर में। तो जो सिकंदर का जन्म हुआ था वो हुआ था मकदूनिया शहर में हुआ था। मकदूनिया शहर में छोटा सा ये गांव पड़ता था, वहां पे हुआ था। और ये मकदूनिया कहाँ आता है? तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। ये हो गई इसके जन्म के बाद। अब बात करें इनके माता पिता की कि सिकंदर के माता पिता कौन थे। तो अगर इनके माता की बात करें तो सिकंदर की जो माता का नाम था वो नाम था ओलंपिया और इनके पिता का नाम था फिलिप सेकेंड। माता का नाम क्या था? तो ओलंपिया नाम था और पिता का नाम क्या था? तो फिलिप सेकेंड नाम था। बात करते हैं कब सिंहासन आरूढ़ हुए। जो सिकंदर थे ये सिंहासन पर कब बैठे, कितनी वर्ष की अवस्था में बैठे। तो ये इनका जन्म देख रहे हैं कि 356 ईस्वी के आसपास हो रहा है और सिंहासन पे ये 336 बीसी में बैठ जा रहे।
मतलब अगर माइनस करो तो 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर सिंहासन की गद्दी पे बैठ जाते हैं। सिंहासन पे कब बैठता है तो 336 बीसी में बैठता है। और जब बैठता है तो इसकी आयु कितनी होती है, कितने वर्ष का होता है सिकंदर, तो सिकंदर 20 वर्ष का होता है। अगर हम बात करें इसके युद्धों की, तो युद्धों की भी बात ऐसे कर सकते हैं कि जो इसके पिता थे फिलिप सेकंड का जो सपना था वो विश्व विजय की कामना का था, लेकिन ये अपने यूरोप को ही नहीं जीत पाए थे, तो इनका सपना अधूरा था। तो इनकी इच्छा थी कि इनके बेटा इनका सपना पूरा करे। तो इसी उद्देश्य से जो सिकंदर थे वो अपने पिता फिलिप सेकंड की और इनके गुरु जो थे अरस्तु, दोनों की आज्ञाओं से लेके ये विश्व विजय की कामना से अपना राज्य छोड़ के बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये ईरान से युद्ध करते हैं। तो ईरान के युद्ध में जब ये व्यस्त रहते हैं वो समय कौन सा रहता है, तो ये 334 से लेके 331 बीसी के आसपास रहता है। 331 बीसी रहता है, क्योंकि अर्बेला का जो युद्ध होता है दारा थर्ड से वो 331 बीसी में होता है। तो अर्बेला के युद्ध के बाद ये जो है ना दारा को ये अलेक्जेंडर का नाम सिकंदर पड़ जाता, हम लोगों ने देखा है। इसके बाद जो भारत की भूमि पे कदम रखता है सिकंदर, कब रखता है तो ये 326 बीसी से रखता है। और जो भारत की भूमि पे आता है सिकंदर, पूछा जाता है किस दर्रे से सिकंदर भारत में आया था, तो ये आया था खैबर दर्रे से। मुगल जो आए थे वो भी खैबर दर्रे से ही आए थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सिकंदर है भारत पे आक्रमण करने के उद्देश्य से किस दर्रे से आया था, तो ये 326 ईसा पूर्व में भारत की भूमि पे कदम रखा था और खैबर दर्रे से भारत आया था भारत की विजय का कामना के उद्देश्य से। ये भारत से स्वदेश कब वापस गया, मतलब भारत की विजय करने के बाद ये स्वदेश कब गया, तो ये 325 ईसा पूर्व में वापिस चला गया है। कब वापिस गया है तो हम लोग देखेंगे आगे। ये लास्ट विजय जो करता है और उसी के बाद से ये स्वदेश वापिस अपना चला जाता है, क्योंकि इसके सैनिक इसका साथ नहीं देते हैं। तो 326 ईस्वी में ये युद्ध करता है और उसके बाद 325 ईस्वी में ये चला जाता है वापिस। तो बात आई कि ये भारत में कुल कितने महीने रहा है, तो ये पूछा भी गया है भारत में कितने महीने रहा। तो सिकंदर जो है ना भारत में रहा है वो कुल 19 महीने भारत में रहा है। कितने महीने रहा है, कुल 19 महीने भारत में रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 19 महीने में भारत में बहुत सारे प्रभाव पड़ गए जो है ना कि सिकंदर के आक्रमण के, वहाँ के कल्चर की भारत के ऊपर। उसके बाद बात करें हम मृत की कि इसकी मृत कहाँ हुई, तो अगर मृत की बात करें तो मृत इसकी 323 बीसी में बिफोर क्राइस्ट में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये बेबीलोनिया में हुई थी। अगर बेबीलोनिया पूछे तो बेबीलोनिया कहाँ पड़ती है, तो ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और किस कारण इसकी मृत हुई थी, तो टाइफाइड के कारण मृत हुई थी। ये नोट करने वाला पॉइंट है, ये कारण हुई थी, कब हुई से मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस कारण से हुई थी। तो दारा की मृत्यु जो हुई थी ये स्वदेश जाते हुए 323 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन शहर जो एशिया में पड़ता है। और टाइफाइड रोग के कारण, जो जल से होता है टाइफाइड रोग, जल जनित रोग है, तब टाइफाइड के कारण सिकंदर की मृत हो जाती है। जब सिकंदर की मृत होती है तो उसकी जो अवस्था होती है, आयु होती है, वो 33 वर्ष होती है। सोचिए कि 33 वर्ष में सिकंदर इतना कुछ विजय कर लिया था। अगर वो पूरी जिंदगी विजयी जीवित रहता तो कितना और भी अच्छा कर सकता था। लेकिन एक बात और कहने लायक है कि कहा जाता है सिकंदर को कि वो विश्व विजयी था, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो उतनी टाइम का केवल 5% भूभाग सिकंदर ने जीता था। टोटल का 5% भूभाग सिकंदर ने जीता था, लेकिन उसको नाम दे दिया गया विश्व विजेता। लेकिन विश्व विजेता इस आधार पे कहा जा सकता है कि समकालीन उतने टाइम पे जितने भी राजवंश या शासक थे
वो उनमें सबसे बड़ा जो राजवंश था या राज साम्राज्य था वो सिकंदर का ही था। तो टोटल भूमि का 5% ही सिकंदर जीता था, लेकिन फिर भी विश्व विजयी कहलाया सिकंदर। अब ये होगी इसके मृत की बात। इसके बाद अंत्येष्टि की बात करें तो अंत्येष्टि इसकी जो हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुई थी। अफ्रीका महाद्वीप के बेबीलोन, सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी, लेकिन बेबीलोन में इसकी मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन जब इसका अंत्येष्टि जो अंतिम संस्कार किया गया था वो अफ्रीका महाद्वीप के अलेक्जेंड्रिया शहर में किया गया था। तो ये एकमात्र इतिहास में ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु और जन्म, मृत्यु और अंत्येष्टि तीनों अलग अलग महाद्वीप में हुई है। जन्म की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में हुआ है, और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई है बेबीलोन एशिया महाद्वीप पे, और अंत्येष्टि की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुई थी। ये होगी इसके मृत्यु की बात। अब बात कर लेते हैं गुरु की कि सिकंदर के गुरु कौन थे। तो सिकंदर के गुरु जो थे वो अरस्तु थे। तो गुरु अरस्तु और पिता फिलिप की आज्ञा से ये विश्व विजय की कामना के लिए ये निकले थे। ये होगी इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग इनके युद्धों की बात कर लेते हैं कि इन्होंने प्रमुख रूप से कौन कौन सी विजय की थी सिकंदर ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो वो पहला युद्ध हो जाएगा झेलम का युद्ध। लेकिन ये युद्ध जो सबसे पहला हो जाता है ये आरबेला का युद्ध। तो ये भी भारत के परिप्रेक्ष्य में आ सकता है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में है। क्योंकि आरबेला का युद्ध जो है ना, ये जो ईरानी आक्रमण था, ईरानी सिंध प्रांत को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। तो एक प्रकार से वो सिंधु को और भारत को अपना हिस्सा मान रहे थे। तो ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये ईरानियों पे आक्रमण था और भारतीय उपमहाद्वीप में कहा जा सकता है। तो ये हो सकता है आक्रमण की भारतीय उपमहाद्वीप में पहला सिकंदर का आक्रमण कौन सा था, तो अरबेला का था। और भारत में पूछा जाए तो वो झेलम का युद्ध हो जाएगा या हाइडेस्पीच का युद्ध हो जाएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। पहला युद्ध है ये आरबेला का युद्ध। ये किसके बीच हुआ था, तो ये युद्ध जो हुआ था ये सिकंदर के बीच हुआ था और दारा थर्ड के बीच हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 331 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो दारा थर्ड है ये ईरान के हाखामनी राजवंश के अंतिम शासक था दारा थर्ड। और जो था दारा थर्ड का साम्राज्य था वो 40 गुना बड़ा था। किससे बड़ा था, तो ये बड़ा था सिकंदर के साम्राज्य से बड़ा था। जो सिकंदर का साम्राज्य अगर 1 गुना है तो इसके बराबर इसके गुना में 40 गुना जो बड़ा साम्राज्य था वो दारा थर्ड का साम्राज्य बड़ा था। तो इसी के वजह से जब 40 गुना साम्राज्य सिकंदर जीत लिया था, इसीलिए सिकंदर का नाम, सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता था। इसी विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर का नाम सिकंदर दिया गया। पहले इसका नाम अलेक्जेंडर था, हम लोगों ने जान लिया है। तो ये 40 गुना साम्राज्य दारा थर्ड का जीत लिया। कब जीता था, 331 बीसी में जीता था। इस युद्ध का नाम क्या था, तो आरबेला का युद्ध। तो इस प्रकार हाखामनी राजवंश का अंत करके हाखामनी राजवंश पे पूरी तरीके से जो अधिकार हो गया वो यूनान के सिकंदर का हो गया। दूसरा है ये अंबिका और शशिगुप्त का। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत विश्व विजय के कामना से भारत की तरफ बढ़ रहा था तो सबसे पहले जो साम्राज्य पड़ेगा वो अंबिका और शशिगुप्त का पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, तो अगर हम बात करें के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो जो ये आरबेला का युद्ध हुआ है, दारा थर्ड का जो साम्राज्य था, ये जो एरिया थी, ये एरिया जो थी ये अरबेला की एरिया थी। ये अरबेला वाले मैदान की एरिया थी जहाँ पे दारा थर्ड का साम्राज्य विकसित था। और अगर हम बात करें यहाँ पे नदियों की, तो
ये निकली है हमारी सिंधु निकली है, और ये झेलम निकली है, ये चिनाव निकली है, ये रावी निकली है, ये ब्यास निकली है। ये नदियां हो गई। और अगर हम अम्बी के साम्राज्य की बात करें कि अम्बी का राज्य कहाँ स्थित था, तो अम्बी का जो राज्य स्थित था ये सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। ये है सिंधु, ये है झेलम। यहाँ पे जो साम्राज्य स्थित था ये अम्बी का था, अम्बी का था। और सिकंदर इधर से आक्रमण अपनी सेना लेके आ रहा है, और शशिगुप्त का भी जो साम्राज्य था कुछ यहीं पे था। तो जो अम्बी था और शशिगुप्त थे, ये इनकी पोरस से जमती नहीं थी। और पोरस का जो साम्राज्य था वो था झेलम और चिनाव के बीच था। ये झेलम हो गई और ये चिनाव हो गई। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये झेलम नदी हो गई, ये झेलम नदी हो गई, ये चिनाव हो गई। ये वाली एरिया जो है ये पोरस का साम्राज्य है, पोरस का साम्राज्य है। तो अगर आक्रमण करेगा सबसे पहले अम्बी पड़ेगा, अम्बी का साम्राज्य पड़ेगा, तो अम्बी को विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पे अम्बी और शशिगुप्त विरोध ना करके उनका साथ दे दिए। तो कहा जाता है, कथानक है कि अम्बी और शशिगुप्त जो पोरस को नहीं पसंद करते थे, ये इनके दुश्मन थे, इन्होंने सिकंदर को निमंत्रण दिया था कि आप आइए पोरस पे आक्रमण करिए। ऐसा कहा जाता है। जैसे कि ये अम्बी और शशिगुप्त के बारे में एक कथा प्रचलित है कि जो अम्बी और शशिगुप्त हैं, ये इनकी पोरस से जमती नहीं थी, उनकी दुश्मनी थी, वो पोरस को पसंद नहीं करते थे। ये दुश्मनी अदा करने के लिए ये सिकंदर को निमंत्रण दिए थे कि आप आइए सिकंदर के साम्राज्य पे आक्रमण करिए। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कथानक मिलता है, प्रमाणित नहीं है। और लेकिन जो प्रमाणित मिलता है वो मिलता है कि आत्मसमर्पण कर दिए। तो सिकंदर को निमंत्रण दिए और सिकंदर की सेना अम्बी के साम्राज्य तक आसानी से आ गई, क्योंकि अम्बी की और शशिगुप्त का यहाँ तक सहारा मिल गया था। और यहाँ पे जब सिकंदर की सेना अम्बी के साम्राज्य तक आ गई, अम्बी और शशिगुप्त के साम्राज्य तक आ गई, तो इन्होंने सिकंदर की सेना का विरोध नहीं किया, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि पोरस को हराया जाए। कहा जाता है कि जो ये शशिगुप्त है ना, ये जाके सिकंदर से बुखारा नामक स्थान पे जाके मिला था और कहा था कि आप आइए भारत पे आक्रमण करिए। जैसे मुगल काल में, आगे मध्यकाल में बाबर के समय पे बाबर को निमंत्रण दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ नजर आता है कि अम्बी और शशिगुप्त करते हैं भारत के परपक्ष में। तो इसी वजह से भारत जो सिकंदर की सेना है अब यहाँ तक प्रवेश कर चुकी है। अब जो साम्राज्य पड़ रहा है वो पड़ रहा है पोरस का बढ़ रहा है। तो पोरस के साम्राज्य जब अचानक से पड़ रहा है, तो पोरस की सेना उतनी बलशाली सेना तो थी, लेकिन अब अचानक से जैसे हमारा दुश्मन जो हमारे दुश्मन विपक्षी सेना को साथ भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो पोरस की सेना थी वो काफी बहादुर थी और काफी संख्या में थी, और जो सिकंदर की सेना थी वो कम संख्या में थी, बहादुर तो थी लेकिन संख्या कम थी। और जो पोरस के पास सेना थी वो काफी संख्या में और काफी प्रकार की, हर प्रकार की। इस प्रकार अम्बी और शशिगुप्त ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद तीसरा युद्ध देखते हैं, महत्वपूर्ण है ये झेलम का युद्ध। झेलम का युद्ध या फिर इसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि जो यूनानी भाषा में जो झेलम नदी का उल्लेख मिलता है वो हाइडे स्पीच के नाम से मिलता है। इस वजह से इसे हाइडे स्पीच युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध हुआ कब था बात करें तो ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये सिकंदर के बीच और पोरस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था झेलम का युद्ध? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कैसे हुआ था ये भी मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि यहाँ तक जो है ना, ये यहाँ तक अम्बी का साम्राज्य था और सिकंदर की सेना यहाँ तक आ ही चुकी थी, और ये है झेलम नदी।
ये है झेलम नदी, और झेलम नदी के बाद ये है रावी। ये जो साम्राज्य है, ये वाला साम्राज्य जो है, ये वाला जो साम्राज्य हम लोग देखे हैं, ये वाला पोरस का साम्राज्य है। और ये यहाँ पे जो सेना आके खड़ी हो गई है, वो सिकंदर की सेना आके खड़ी हो गई। यहाँ पे जब सिकंदर की सेना आके खड़ी हो गई, जब दुश्मन का साथ मिल गया, क्योंकि आम्बी और शशिगुप्त तो सिकंदर का साथ ही दे रहे थे, तो जब अचानक से संदेश मिला पोरस को कि विश्व विजेता सिकंदर आ रहा भारत की तरफ, तो अचानक भी पोरस अपनी सेना ले जाके झेलम नदी के इस पार खड़ा कर दिया, और उधर उस पार जो है ना कि सिकंदर की सेना जो खड़ी थी, सेना वो सिकंदर की सेना खड़ी थी, और नदी के बाएं जो सेना खड़ी थी वो पोरस की सेना खड़ी थी। अब दोनों की सेनाओं में बल बराबर था, लेकिन संख्या जो थी वो पोरस की सेना की संख्या ज्यादा थी, बलशाली ज्यादा थी, और जो सिकंदर की सेना थी वो कम थी, कम बलशाली थी। लेकिन यहाँ पे जब युद्ध नीति जीतना ही था सिकंदर को, तो सिकंदर यहाँ पे थोड़ी सी गद्दारी कर गया। कैसे कर गया कि उन्होंने खुल के मुकाबला नहीं किया, यहाँ पे अपनी सेना खड़ी करे, और उसकी सेना जब फर्स्ट टाइम डट के खड़ी हुई तो सिकंदर पोरस की सेना को देख के सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया, वो लड़ने से मना कर दी। लेकिन वो अपना बेड़ा वहीं पे डाल रखा, वहीं पे सैनिक अड्डा बनाए रखे। एक दिन कहा जाता है कि बारिश का मौसम था, झेलम नदी अपने बाढ़ की उफान की रफ्तार में थी। कहा जाता है कि एक दिन जो बारिश है ना वो तेजी से हो रही थी। उसी रात जो सिकंदर के सैनिक थे वो झेलम नदी को चोरी से पार कर गए, और जब चोरी से पार कर गए, अब इस झेलम नदी को चोरी से किसी की सेना सिकंदर की सेना पार कर गई, और यहाँ युद्ध भूमि में आ गई। यहाँ सिकंदर पोरस की सेना व्यवस्थित नहीं है, वो आराम कर रही है। अब अचानक से पता चला सिकंदर की कि रणभूमि में सिकंदर की सेना तैयार है, तो अचानक से कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा इंसान। तब भी अचानक में जाके पोरस अपनी सेना ले जाके खड़े हुए, लेकिन ये प्री प्लानिंग थे, और पोरस सडनली पहुंचा था युद्ध मैदान में। तो कहा जाता है कि इस नाते पोरस अपनी युद्ध भूमि में अपने आप को लड़ाई में दे ही नहीं पाया, समय लड़ाई कर ही नहीं पाया, युद्ध एक प्रकार से हो ही नहीं पाया, और युद्ध में पोरस को बंदी बना लिया गया। और पोरस से पूछा गया कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। सिकंदर जब बंदी बना लिया पोरस को, तो पोरस निडर होते हुए कहा, आप मेरे ऊपर दया मत करिए, आप वैसा ही व्यवहार करिए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ऐसा सुन के सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसका राज उसे वापस दे दिया, उसके अधीन शासन करने को बोल दिया। ऐसा हुआ ये झेलम के युद्ध में। तो ये रहा झेलम का युद्ध। कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। कौन विजयी रहा? तो सिकंदर विजयी रहा। इसके बाद जब यहाँ तक आ गया पोरस झेलम और चिनाव के बीच तक, अब रावी ब्यास नदियां पड़ रही थी, तो रावी और ब्यास के बीच में भी कुछ छोटी छोटी गणराज्य थे जिन पर सिकंदर ने आगे बढ़ के आक्रमण किया। वो कौन कौन से गणराज्य थे, उनसे क्वेश्चन बन सकता है, देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन से थे, तो ये है मालवा गणराज्य। मालवा गणराज्य पे आक्रमण किया। किसने किया? तो सिकंदर ने किया। यहाँ की क्या विशेषता है कि सिकंदर यहाँ घायल हो जाता है। सिकंदर यहाँ पे जब झेलम को जीत कर, झेलम पोरस के क्षेत्र को जीत कर आगे बढ़ा, मालवा क्षेत्र पे आक्रमण किया, और वहां को विजय करते करते मालवा के क्षेत्रों पे जब विजय प्राप्त कर रहा था, उतनी ही टाइम यहाँ के लोगों ने इसके ऊपर आक्रमण किया और काफी इसे घायल कर दिया। तो कहा जाता है सिकंदर इतना घायल हो गया था कि वो मरते मरते बचा था। इसी क्रोध से सिकंदर कहा जाता है कि यहाँ मालवा के जितने भी लोग थे, यहाँ पे नर नारी बच्चे जितने भी लोग थे, सभी को एक तरफ से मौत के घाट उतार दिया था। तो सिकंदर ने यहाँ घायल होने के कारण
नरसंहार कर दिया था। यहाँ पे किसी प्रकार को किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा था। तो पूछा जा सकता है कि वो कौन सा गणराज्य था जहाँ पे जो सिकंदर ने पूरी तरीके से नरसंहार कर दिया था। तो वो कौन था? मालवा गणराज्य था। यहाँ पे बच्चों, बूढ़े, किसी पे भी किसी प्रकार की कोई दया नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे खुद ही सिकंदर मरते मरते बचा था, क्योंकि वो काफी घायल हो गया था। कि यहाँ की सोचो, केवल जनजातियों से जो छोटे छोटे गणराज्य बटे हुए थे उनमें। दूसरे क्रम में देखें, ये है चौथा। पांचवा है हमारा गणराज्य, ये है अस्मक गणराज्य। अस्मक गणराज्य की जो राजधानी थी वो मत्सक थी। तो ये अस्मक भी मिल सकता है, मत्सक भी मिल सकता है। तो इस पे आक्रमण किए थे सिकंदर ने, इस पे आक्रमण किए थे। इसमें आक्रमण में क्या खास विशेषता थी कि इस आक्रमण में जो आक्रमण किए थे, यहाँ के आक्रमण गणराज्य में जो आक्रमण करते करते पुरुषों की संख्या खत्म हो गई थी। पुरुष युद्ध में मर गए थे। इतनी युद्ध भयानक हो गया था कि कोई पुरुष जिंदा ही नहीं बचा था। युद्ध में पूरी तरीके से घायल होके खत्म हो गए थे। फिर युद्ध भूमि में महिलाएं उतरी थी। तो पुरुषों के बाद पूछा जाए कि युद्ध में महिलाएं कौन से गणराज्य में भाग ली थी, तो अस्मक और मत्सक गणराज्य में युद्ध सिकंदर के साथ महिलाएं भी युद्ध में भाग ली थी। तो ये एक कलंक भी लगाता है ये सिकंदर की विजय पे कि उन्होंने महिलाओं के साथ युद्ध किया था। तो अस्मक जो गणराज्य थे, यहाँ की महिलाएं काफी बलशाली थी और साहस वाली थी। तो महिलाएं युद्ध में भाग ली थी पुरुषों के बाद। जब पुरुष तो युद्ध में अपराजित होने लगे और वो उनकी संख्या कम होने लगी, तो सब महिलाएं जो थी वो युद्ध भूमि में उतर गई और सिकंदर का सामना की थी। इसके अगला गणराज्य है अगर सलोई गणराज्य पर आक्रमण। सिकंदर का अगला आक्रमण है अगर सलोई गणराज्य पर आक्रमण। यहाँ की विशेषता क्या है कि सिकंदर जब यहाँ पे आक्रमण करता है तो यहाँ की महिलाएं जौहर प्रथा को अपना लेती है। आक्रमण में जब पुरुष जाते हैं और वहाँ पे मर जाते हैं, तो यहाँ की महिलाएं ये डिसाइड करती हैं कि अपने आप को आग में झोंक देती हैं। तो यहाँ की महिलाएं तो अगर सलोई की महिलाएं अगर सलोई गणराज्य की जो महिलाएं थी, उन्होंने जौहर प्रथा को अपनाया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि किस गणराज्य की महिलाएं सिकंदर के आक्रमण के कारण जौहर प्रथा को अपनाई थी। तो वो था अगर सलोई गणराज्य था। और ये जौहर प्रथा के साथ मिलते हैं। हालांकि सती प्रथा और जौहर प्रथा कुछ मिलती जुलती चीजें हैं, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें सामूहिक रूप से सती होती है महिलाएं, उसमें एकाएक होती है। जैसे कि अगर सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य जो मिलता है वो गुप्त काल में भनुगुप्त के अभिलेख में मिलता है। लेकिन यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य हमें जौहर प्रथा का एक मिल रहा है, जो सिकंदर के आक्रमण के कारण महिलाओं ने भारत की महिलाओं ने अगर सलोई गणराज्य की महिलाओं ने जौहर प्रथा को अपनाया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। इसके बाद है ये पाटल गणराज्य पर आक्रमण। सबसे लास्ट आक्रमण जो रहता है वो सिकंदर का पाटल गणराज्य पे आक्रमण रहता है। ये जो जितने आक्रमण पड़ रहे हैं ये चिनाव और व्यास के बीच में पड़ रहे हैं, क्योंकि झेलम और चिनाव के बीच के एरिया जो है ना वो सिकंदर जीत चुका है पोरस से। अब ये गणराज्य वो ऐसे गणराज्य हैं जो चिनाव, ये चिनाव और व्यास, इस वाली एरिया के बीच के जो ये गणराज्य हैं ये गणराज्य हैं। तो ये चिनाव और व्यास के बीच के एरिया के ये गणराज्य हैं। तो ये इस गणराज्यों में लास्ट जो गणराज्य है ये पाटल गणराज्य है, जिसपे सिकंदर आक्रमण करता है। तो ये इसकी विशेषता है कि ये आखिरी आक्रमण था सिकंदर का भारत के ऊपर। आखिरी आक्रमण क्यों था? इसके बाद पड़ जाती है व्यास नदी, ये पड़ जाती है व्यास नदी। इसके बाद ये यहाँ से निकलती है सतलज नदी और यहीं से आके इसमें मिल जाती है व्यास नदी।
तो ये जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी को देख के सिकंदर के सैनिक भयभीत हो गए थे और ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिए थे। इस कारण मजबूरी थी कि सिकंदर की सेना अब युद्ध नहीं कर सकती थी, सिकंदर आगे नहीं बढ़ सकता था। और क्योंकि जब सिकंदर की सेना ही साथ नहीं दे रही है तो सिकंदर आगे युद्ध कैसे कर सकता है। तो ये आखिरी आक्रमण था पाटल के ऊपर। पूछा जा सकता है कि सिकंदर का आखिरी आक्रमण किस गणराज्य पे था, तो पाटल गणराज्य पे था। पाटल गणराज्य पे सबसे आखिरी आक्रमण था सिकंदर का। अगर पूछा जाए सिकंदर के सैनिक किस नदी को पार करने से मना कर दिए थे, तो ब्यास नदी को कर दिए थे। किस नदी को कर दिए थे? ब्यास नदी को। ब्यास नदी ये है, ब्यास नदी ये सतलज में मिल जाती। इसी नदी को देख के सिकंदर के सैनिक भयभीत हो जाते हैं और इस नदी को पार करने से मना कर देते हैं। और दूसरा रीजन रहता है कि जो सिकंदर के सैनिक थे वो बहुत पहले जब से सिंहासन रूढ़ हुआ था सिकंदर, वो 336 ईसा पूर्व में हुआ था और वो युद्ध करते करते युद्ध ही कर रहा है और लगातार युद्ध करते जा रहा है। उसके सैनिक अपने परिवार से, अपने देश से, अपने गांव से काफी दूर हो चुके थे, काफी दिन हो चुके थे। तो वो उनके सैनिक का भी मनोबल टूट रहा था, तो इस वजह से उनके सैनिक उनका साथ नहीं दिए। और दूसरा कथानक ये प्रचलित है कि जो कौटिल्य थे, कौटिल्य कहा जाता है कि कौटिल्य जहाँ पे सिकंदर के सैनिकों का खाना था, खाना स्टोर किया जाता था। खाना का मतलब वो जो राशन भोजन रहता था, राशन रहता था, वहाँ पे कुछ चूहे ले जाके छोड़ दिए थे और ये अफवाह फैला दिया था कि सिकंदर के सैनिकों का भोजन जो भारत की देवी है वो खत्म कर रही है, धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगा। तो चूहे हैं वो सही धीरे धीरे खत्म तो कर ही देंगे। वो अफवाह में देवी माँ का रूप दे दिए कि देवी माँ सिकंदर के सैनिकों का भोजन खत्म कर रही। तो ये भी भय था, इस भय के कारण भी सिकंदर के सैनिक वापस लौट गए और ब्यास नदी ब्यास नदी की विशालता के कारण। और ये भी था कि उद्देश्य के अगर देखा जाए कि उद्देश्य क्या था सिकंदर के आक्रमण का, तो उसका उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, विश्व विजय पे कामना प्राप्त करना, एक अधिकार प्राप्त करना। और ये जो एक ये था कि ये समुद्र की सीमा को जानना, ये आखिर समुद्र कहाँ तक फैला है, ये सब इच्छाएं जो थी ये सिकंदर की इच्छाएं थी। तो ये और उसके पापा की भी इच्छाएं, मतलब पिता फिलिप की भी इच्छाएं थी कि वो विश्व विजय की, लेकिन वो नहीं कर पाए, यूनान की विजय नहीं कर पाए। तो इस कारण सिकंदर ने इतनी सारी विजय की थी और जाते जाते लास्ट में इनके जो मृत्यु होती है वो टाइफाइड रोग के कारण हो जाती है। ये रहा इनके बारे में। अब देख, तो इस प्रकार पाटल गणराज्य पे सिकंदर आक्रमण करके और सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी की भयभीतता को देख के वापिस चले गए थे। मतलब सिकंदर ने वापिस अपने स्वदेश जाने का निर्णय ले लिया था और जब निर्णय लिया था वो उसकी सेना दो मार्गों से गई थी। जब सिकंदर आया था तो वो स्थल मार्ग से केवल आया था, लेकिन जब सिकंदर गया था तो वो दो मार्गों से गया था। पहला मार्ग था वो स्थल मार्ग था, दूसरा था वो जल मार्ग था। अगर हम देखें कि स्थल मार्ग से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये याद रखिएगा कि सिकंदर आया था अपनी सेना को लेके स्थल मार्ग से, लेकिन जाता है सेना को लेके दो मार्गों से, स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से। यहाँ देखिए कि स्थल मार्ग से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो स्थल मार्ग से सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो क्रिकेटर्स कर रहा था। कौन कर रहा था सेना का? क्रिकेटर्स नेतृत्व कर रहा था और इसके नेतृत्व में सेना वापस अपने स्वदेश गई थी। और जल सेना का जो अनुसरण कर रहा था वो था नियार्कस था, इसके नेतृत्व में सेना वापस गई थी। तो जल सेना प्रमुख पूछा जाए कौन था, तो वो नियार्कस था। और थल सेना प्रमुख कौन था, तो क्रिकेटर्स था, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम ये देखें कि सिकंदर के साथ कई ये साहित्यकार भी थे, इतिहासकार भी थे, ये पूछा भी गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, अरिस्टोबुलस के बारे में तो पूछा ही गया है। तो सिकंदर के साथ कौन कौन से विद्वान और इतिहासकार थे, तो सिकंदर के साथ कौन थे? नियार्कस था। ये कौन था, तो ये जो नौसेना प्रमुख था, जो जल वाले जहाज रहते थे उनको चलाता था, नौसेना प्रमुख था। अरिस्टोबुलस था, ये क्या था, तो ये युद्ध का इतिहास लिखता था। तो जितने भी युद्ध होते थे
खुद के जितने इसके सिकंदर के युद्ध रहते थे उनका इतिहास लिखता था। तो युद्धों का जो इतिहास लिखता था वो अरिस्टोबुलस लिखता था। इसके बाद आनिसोक्रीटस था। आनिसोक्रीटस जो थे ना, ये सिकंदर की जीवनी लिखा था। सिकंदर की जीवनी लिखा था। पूछा जा सकता है कि सिकंदर की जीवनी किसने लिखा था, तो आनिसोक्रीटस ने लिखा था। अरिस्टोबुलस ने जो लिखा था वो युद्ध के इतिहास के बारे में लिखा था। नियार्कस जो था वो जलबेड़ा प्रमुख था या नौसेना प्रमुख था। सिकंदर कहा जाता है कि सिकंदर जो था ना, ये सिकंदर शुरू में पर्सिपोलिस जो नगर था इसको जला दिया था, ध्वस्त कर दिया था। तो पूछा जा सकता है कि पर्सिपोलिस नगर को किसने नष्ट किया था, तो ये सिकंदर ने नष्ट किया था। पर्सिपोलिस हम लोगों ने देखा था, ये ईरान के हाखामनी राजवंशों की राजधानी थी। तो जब ये आक्रमण किया था दारा थर्ड के साम्राज्य पे, तो ये उसकी राजधानी जो पर्सिपोलिस थी उसको नष्ट कर दिया था। तो पर्सिपोलिस, सिकंदर ने पर्सिपोलिस नगर को जला दिया था या ध्वस्त कर दिया था। अगर देखें अब इसके आक्रमण तो हो गए और क्या क्या इसके बारे में था हम लोगों ने जान लिया। अब जान लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव रहे आक्रमण के करने के। क्योंकि सिकंदर आया, लगभग 19 महीने भारत में रहा है। तो अगर कोई भारत की सत्ता आई है भारत पे इतने टाइम तक, 19 महीने लगभग में 2 साल रही है, तो कुछ तो प्रभाव अच्छे बुरे पड़े ही होंगे भारत के कल्चर पे, उसके वहाँ के कल्चर के। तो अगर प्रभाव की बात करें कि अच्छे बुरे कौन से प्रभाव पड़े थे, तो प्रभाव पे एक विद्वान कहते हैं जिनका नाम है विसेंट स्मिथ। प्रभाव के ऊपर हम लोग देखेंगे प्रभाव। अब जो हम लोग देखेंगे वो प्रभाव देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। विसेंट स्मिथ कहते हैं कि जो सिकंदर है वो आंधी की भांति आया और चला गया। इनके कहने का मतलब है सिकंदर आंधी के भांति आया और चला गया। इनका कहने का मतलब सिकंदर जो है ना, आंधी आती है, आंधी कुछ बहुत कम अच्छा काम करती है और खराब काम ज्यादा कर जाती है और कम समय के लिए आती है। तो इनका वैसा ही कहने का मतलब है कि सिकंदर आंधी की भांति आया और चला गया। उसका भारत के ऊपर बहुत समय तक नहीं रहा और बहुत प्रभाव नहीं पड़ा कोई पॉजिटिव। ये कथन जो है ये विसेंट स्मिथ महोदय का है। अब बात कर ले, प्रभाव की बात करते हैं। तो पहले प्रभाव की बात करें, पहला प्रभाव है कि सबसे पहले हम लोग को जल और स्थल मार्ग की जानकारी हुई। क्योंकि जो सिकंदर है वो स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से वापस गया, तो 2 मार्गों की हमें जानकारी हुई भारतीयों को। तो स्थल मार्ग और जल मार्ग की जानकारी हुई, पहला। दूसरा, भारत में क्रमगत इतिहास लिखना प्रारंभ हो गया। जो भारत में ये आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, ये एक लिखित तिथि मिल गई माना जाता है। तो तब से भारत का इतिहास जो है ना वो क्रमगत रूप में लिखना प्रारंभ हो गया। ये हो गया। तीसरा, गंधार शैली का उद्भव हुआ। हम लोग गंधार शैली जब कुषाण काल पढ़ेंगे तो वहां पे बुद्ध की मूर्तियां जो पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे गंधार शैली क्या होती है, क्या अंतर है मथुरा शैली गंधार शैली। गंधार शैली का उद्भव हुआ यूनानियों के आक्रमण के कारण। चौथा, भारत में नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। क्योंकि नगरीकरण का प्रारंभ कैसे हुआ क्योंकि खुद जो सिकंदर था ना वो कई नगरों की स्थापना किया था। इस कारण कहा जाता है कि भारत में नगरीकरण प्रारंभ हो गया और एकीकरण प्रारंभ हुआ। एकीकरण कैसे प्रारंभ हुआ, तो एकीकरण ऐसे प्रारंभ हुआ कि जो हम लोग देखे थे कि डेरियस के नक्शे रुस्तम अभिलेख में कहा गया है कि उसके राज्य में 28 प्रांत थे। 28 प्रांत में 20वां प्रांत जो था वो सिंधु था। उसमें भी कहा जाता है जो 11 जो थे वो राजतंत्र थे और 17 जो थे वो गणतंत्र थे। तो इन सबको मर्ज करके वो 5 या 6 प्रांतों में बांट देता है। इतना बड़ा जो साम्राज्य था
28 प्रांतों का जो साम्राज्य था वो द्वारा ये सिकंदर 5 या 6 साम्राज्यों में प्रांतों में बांट देता है। तो ये सभी एरिया में, जैसे यहाँ पे अंबी का था, यहाँ पे पोरस का था, ऐसे करके यार 5-6 प्रांतों में बांट देता है। तो 28 के जगह पे मैं 5-6 प्रांतों में जो है ना सिकंदर प्रांत बांट दिया था। तो 28 के जगह पे अगर 5 प्रांतों में शासन किया जा रहा है तो वो एकीकरण ही तो कहलाएगा। और इसके बाद एकीकरण जो दिखाई देगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय दिखाई देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य भी 5 प्रांतों या 6 प्रांतों में ही विभक्त था। और फिर आगे जाके चंद्रगुप्त का साम्राज्य तो अफगानिस्तान यहाँ तक पूरा हो जाता है। उसके समय भी एकीकरण का एक नज़ारा अच्छा दिखाई देता है चंद्रगुप्त महोदय के टाइम। एकीकरण की बात हो गई, अब नगरीकरण की बात कर लेते हैं कि सिकंदर ने कुछ नगर बसाए थे, उनके नाम देख लेते हैं। तो जैसे कि ये निकैया नामक नगर बसाया था और कर्तन नामक नगर बसाया था। कर्तन जो है ना ये बेग्राम, जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ये बेग्राम कहलाता है। ये बेग्राम, कर्तन वर्तमान में बेग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये निकैया नामक नगर बसाया था, कर्तन नामक नगर बसाया था और बुके फाल नामक नगर बसाया था और आराकोसिया बसाया था और सिकंदरिया बसाया था। ये जो शहर बसाए थे ये सिकंदर ने बसाया था। और ये बुके फाल जो है ना ये इसके घोड़े का नाम है। तो बुके फाल पूछा जाए कौन है, तो बुके फाल इसका प्रिय घोड़ा था। तो इसका घोड़ा मर गया था, इस कारण उसके याद में जहाँ पे वो मर गया था इसका घोड़ा, उसी के स्थान पे ये नाम बसाया था, ये नगर बसाया था सिकंदर। बुके फाल नगर बसाया था और आराकोसिया नगर बसाया था और सिकंदरिया नगर बसाया था। तो इस जो नगर है याद रखने वाले हैं, ये सिकंदरिया नगर बसाया था, आराकोसिया नगर बसाया था, बुके फाल बसाया था और कर्तन नगर या बेग्राम बसाया था और निकैया नामक नगर बसाया था। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद 5वां प्रभाव है कि उल्लुक शैली के जो है ना सिक्के चलना भारत में प्रारंभ हुए हैं। भारत में उल्लुक शैली के जो सिक्का था वो यूनानियों के या सिकंदर के आक्रमण के बाद में चलना प्रारंभ हुए थे। इसके बाद छठा आक्रमण में देख लेते हैं तो ज्योतिष पे भी प्रभाव पड़ा था सिकंदर के आक्रमण का। और हेरा चक्र, ज्योतिष में ही कुछ होता है हेरा चक्र, उस पे प्रभाव पड़ा था। और सप्ताह के जो 7 दिन हैं ये जो लिए गए हैं ये सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के ही कारण आए हुए हैं। तो जो ये सप्ताह के 7 दिन की देन है वो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव की देन है। सप्ताह के 7 दिन जो लिए गए हैं वो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के कारण भारत में विद्यमान है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और ज्योतिष पे भी प्रभाव पड़ा है। उल्लुक शैली के सिक्के इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उल्लुक शैली के सिक्के किसके प्रभाव के कारण भारत में प्रचलित हुए। तो उल्लुक शैली का जो सिक्का था वो भारत में यूनानी सिकंदर के आक्रमण के बाद प्रारंभ हुए थे। इसके बाद ये आक्रमण हैं, इसके बाद भी एक यूनान के ही इतिहासकार हैं जो कहते हैं, ये कहाँ के हैं, यूनान के, यूनान के ही हैं। ये इतिहासकार हैं एरियन। एरियन कहते हैं कि युद्ध कला में एरियन कहते हैं कि युद्ध कला में भारतीय सैनिक जो थे अन्य जनों से अंतिम श्रेष्ठ थे। मतलब एक विदेशी इतिहासकार भारतीय सैनिकों की मतलब कि उत्कृष्ट की बातें कर रहा है। तो ये कितनी महान बात है कि विदेशी इतिहासकार अपने बुक में ऐसा नहीं लिखता है, लेकिन एरियन खुल के कहते हैं अपनी रचना में कि जो भारतीय सैनिक थे वो युद्ध कला में अन्य जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। तो इससे पता चलता है कि हमारे भारतीय सैनिक उतनी टाइम पे बहुत श्रेष्ठ थे, इसीलिए जो विदेशी इतिहासकार थे वो उनकी तारीफ किए हैं। तो आई होप आज की क्लास का टॉपिक ये सिकंदर का आक्रमण और प्रभाव समझ में आया होगा। और बाकी आज के लिए जय हिंद।